अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द MD-CAT केमिस्ट्री। हमने कल गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को स्टार्ट किया हुआ था और हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में हमने बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, जनरल गैस इक्वेशन की बात की थी। ठीक है, आज का हमारा सेकंड लेक्चर है यूनिट 2 का MD-CAT केमिस्ट्री और हम आज स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट के रिमेनिंग टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, आइडियल एंड रियल गैस। हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस। हम इसके बाद बात करेंगे कि व्हेन एंड व्हाई गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ आइडियल गैस। हम आइडियल गैस किसे कहते हैं? हमने कल पढ़े थे गैस लॉज। हमने कहा P is inversely proportional to V, this is a Boyle's law। हमने कहा V is directly proportional to T, ये चार्ल्स लॉ था। और V is directly proportional to N, this is called Avogadro law। और इसके कॉम्बिनेशन से हमें इक्वेशन मिली PV is equal to nRT। अब अगर यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आई थी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी गैस इन्हें ओबे करती है इन लॉज को, ठीक है, अगर उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम तमाम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे कांस्टेंट आता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट आता है, तो हम कहेंगे इट ओबे द गैस लॉज। अगर ऐसा नहीं है तो वो गैस लॉ का ओबे नहीं कर रही, और हम आइडियल गैस कहेंगे गैस विच ओबे गैस लॉज। इसका मतलब है द गैस विच ओबे जनरल गैस इक्वेशन ऑल्सो। हम कह सकते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन को जो गैस फॉलो करेगी, ओबे करेगी, उसे हम कहेंगे आइडियल गैस। इसके मुकाबले में व्हाट इज़ नॉन आइडियल, विच डज नॉट और डू नॉट ओबे गैस लॉ। जो गैस लॉ को ओबे नहीं करेगी उसे हम कहेंगे नॉन आइडियल गैस। इसके बाद हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल गैस में दूसरा डिफरेंस क्या है? हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज निग्लेजेबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये हमारे पास पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज निग्लेजेबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो हम आइडियल गैस के लिए ये ट्रू है, एक्चुअल वॉल्यूम इज निग्लेजेबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बट नॉट निग्लेजेबल इन केस ऑफ नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम इज नॉट निग्लेजेबल। उसके बाद हम कहते हैं इन आइडियल गैस देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आइडियल गैस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगी अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट नॉन आइडियल गैस कंटेन सिग्निफिकेंट और निग्लेजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम ये नहीं कह सकते कि सॉलिड की तरह इसमें बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट, मौजूद हैं। अब ये फोर्सेस, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आइडियल गैस में, नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। सिमिलरली कंटेन निग्लेजिबल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। नॉन आइडियल गैस में क्या होगा? नो कंटेन सम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। इसके अलावा हम कहेंगे, इसके अलावा क्या डिफरेंस है? कोलिजन इज इलास्टिक इन अ आइडियल गैस बट इट इज इनइलास्टिक इन नॉन आइडियल गैस। हमने कल बात की थी कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा। सिमिलरली जब हम कह रहे हैं कि देयर इज़ नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगी आइडियल गैस में, तो इस गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। हमें ये मालूम होना चाहिए। MCQs में आ सकता है कि विच गैस कैन बी लिक्विफाइड, आइडियल, नॉन आइडियल, नन ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, आइडियल गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। नॉन आइडियल गैस कैन बी लिक्विफाइड बिकॉज इट कंटेन सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लिक्विफाई करने के लिए गैस को हमारे पास क्या होनी चाहिए? उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होनी चाहिए। अगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत क्लोज नहीं आएंगे और इतनी क्लोज पैकिंग नहीं होगी कि वो स्टेट चेंज कर सके, फेस चेंज कर सके।
अब हम बात करते हैं हाउ गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। हम लिक्विफाई कैसे करते हैं। तो अगर गैस की लिक्विफिकेशन का मेथड देखें तो हमें पता होना चाहिए लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमन इज़ अ लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन एंड लिंड्स मेथड डिपेंड अपॉन जॉल थॉमसन इफेक्ट। व्हाट इज़ जॉल थॉमसन इफेक्ट? हमें ये मालूम होना चाहिए कि जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या है। भाई जॉल थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है? व्हेन हाईली कंप्रेस्ड गैस इज पास थ्रू अ कैपिलरी और थ्रोटल and it expand. On expansion it cause cooling. This is called Joule-Thomson effect. ठीक है, जॉल थॉमसन इफेक्ट में गैस जब स्मॉल कैपिलरी से हाईली कंप्रेस्ड गैस को हम एक्सपेंड करेंगे तो वो कूलिंग प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और उस कूलिंग की वजह से क्या होगा, अगर हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे टेम्परेचर बिकम वेरी लो, टेम्परेचर लो हो जाएगा एंड गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ये मेन प्रिंसिपल है लिक्विफिकेशन का। इसका मतलब है मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन इज लिंड्स मेथड एंड मेन प्रिंसिपल ऑफ लिंड्स मेथड इज जॉल थॉमसन इफेक्ट। लिंड्स मेथड डिपेंड अपॉन जॉल थॉमसन इफेक्ट एंड जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या है? कूलिंग of gas on expansion. When gas expand it cause cooling. This is called Joule-Thomson effect. अब जब हम लिक्विफाई करते हैं गैस को तो जिस टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई होगी, द टेम्परेचर above which gas cannot exist in a liquid state or below which gas exists in a liquid state is called critical temperature. Critical temperature वो टेम्परेचर है at which gas लिक्विफाई। वो टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विड स्टेट में चेंज हो उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो गैस का प्रेशर होगा इट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर इज़ द प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर हम क्रिटिकल प्रेशर को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। अब अगर हम बात करते हैं आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस की, तो आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस में से आपको पास्ट पेपर में अक्सर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है कि विच गैस बिहेव आइडियली, या टेम्परेचर और प्रेशर की कुछ कंडीशन दी हुई हैं और उसके साथ दिया हुआ है कि विच गैस इज़ मोर आइडियल। ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए इसके ग्राफ का। इसके अलावा इसका ग्राफ आ सकता है। देखिए हमने कहा कि गैस विच ओबे गैस लॉ इज कॉल्ड आइडियल गैस। इसका मतलब है वो गैस जो कि जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करेगी, PV इज इक्वल टू nRT, वो गैस आइडियल गैस होगी। अगर मैं इसे रीअरेंज करता हूँ तो PV ओवर RT इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हमने कहा विच obey gas laws under all condition of temperature, pressure and volume। अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि PV ओवर RT ये रेशो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए फॉर आइडियल गैस, और इसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें फॉर प्रेशर ऑन वन एक्सिस and PV over RT compressibility factor on another axis, तो हमारे पास तमाम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे इसकी वैल्यू एक आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज़ यूनिटी। ये हमारे पास एक आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू यूनिटी होनी चाहिए फॉर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमारे पास क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। इफ़ अ गैस गिव अ स्ट्रेट लाइन व्हेन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर देन द गैस बिहेव आइडियली। हम कहेंगे गैस आइडियल बिहेवियर दे रही है। अगर हमारे पास गैस का आइडियल बिहेवियर नहीं है तो इट डेविएट। ठीक है, डेविएशन का हमें कैसे पता चलेगा? अगर वो स्ट्रेट लाइन गैस नहीं दे रही तो ये क्या है? ये डेविएशन है आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, और अगर हमारे पास इस किस्म के कर्व हैं तो ये क्या है? ये गैसेस डेविएट कर रही हैं आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, हमारे पास जब गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करेगी तो हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन नहीं देगी।
ठीक है। अब ये डेविएशन कब होगी? व्हेन गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। हम कहते हैं गैसेस के डेविएट करने की आइडियल बिहेवियर से दो रीज़न हैं। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट पढ़े हैं, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक देयर इज़ नो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी। दूसरी चीज़, वॉल्यूम ऑफ गैस इज निग्लेजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन जब हम हाई प्रेशर करेंगे और लो टेम्परेचर करेंगे, व्हेन टेम्परेचर बिकम लो, मॉलिक्यूल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सीज हो जाएंगी, और जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट सीज होना शुरू होंगी तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेंगी। तो गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर। व्हेन गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर, रीजन क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप एट लो टेम्परेचर। जी, हमने क्या कहा? गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे डेविएशन की रीज़न क्या होगी? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे क्या होगा? लो टेम्परेचर की वजह से सिग्निफिकेंट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी मॉलिक्यूल्स में, और जब हाई प्रेशर होगा तो एट हाई प्रेशर वॉल्यूम इज नॉट नेग्लेजिबल। वॉल्यूम नेग्लेजिबल नहीं है। क्यों वॉल्यूम नेग्लेजिबल नहीं है? देखें, हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें एक गैस है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के चंद एक मॉलिक्यूल, 1000 ऑफ मॉलिक्यूल्स है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है, 6.02 इंटू 10 टाइम 23 मॉलिक्यूल है। ऑल्दो दे आर वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स बट दे हैव सम वॉल्यूम। अब मैं कहता हूँ इस कंटेनर का वॉल्यूम है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख DM क्यूब और CM क्यूब। ये 1 लाख CM क्यूब है। इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है? 1 CM क्यूब। तो 1 CM क्यूब इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू 1 लाख CM क्यूब। ठीक है, ये नेग्लेजिबल वॉल्यूम है। लेकिन अगर मैं इसका प्रेशर, मैं कहता हूँ प्रेशर है 1 ATM, मैं प्रेशर इंक्रीज करूँगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस। मैं यहाँ एक मूवेबल पिस्टन फिक्स करता हूँ और प्रेशर इंक्रीज करना शुरू करता हूँ। मैं इसका वॉल्यूम, इस पिस्टन को यहाँ तक मूव करता हूँ। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम हो गया 10 CM क्यूब टोटल वॉल्यूम। अब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद है, 1 मोल है हाइड्रोजन के, 6.02 इंटू 10 टाइम 22 मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना था? 1 CM क्यूब। तो एज कंपेयर टू 10 CM क्यूब, 1 CM क्यूब इज नॉट नेग्लेजिबल, इट इज 10%। ये टोटल वॉल्यूम का 10% है। इसका मतलब है एट हाई प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो इस वजह से गैस क्या करेगी? इस प्रेशर पे डेविएट करेगी आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, क्योंकि जब प्रेशर बहुत हाई होगा, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी नेग्लेजिबल नहीं है एंड मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। टेम्परेचर लो होने के साथ इनकी मूवमेंट सीज होगी एंड सिग्निफिकेंट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप। सो हमारे पास दो कंडीशन है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर की। गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसका मतलब है, इसके अपोजिट MCQs में आ जाता है कि गैसेस आर मोस्ट आइडियल या मोर आइडियल एट। तो मोर आइडियल कब होंगी? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। समटाइम क्वेश्चन में लिखा होता है कि गैसेस बिहेव मोर आइडियल एट, जबकि स्टूडेंट चूज करते हैं एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नहीं, गैसेस
deviate from ideal behavior, more non-ideal at low temperature and high pressure, and gases are more ideal at low pressure and high temperature. तो गैस आइडियल बिहेवियर करेगी जब प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर हाई होगा. गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर व्हेन टेम्परेचर इज लो एंड प्रेशर इज हाई. जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसी में से एक क्वेश्चन है. हमने भी बात की आइडियल और नॉन आइडियल गैस की कि व्हाट इज़ आइडियल, व्हाट इज़ नॉन आइडियल, क्या करेक्टरिस्टिक हैं. अगर उनमें से कोई करेक्टरिस्टिक एमसीक्यूज़ में आती है, आइडियल गैस क्या होती है, नॉन आइडियल गैस क्या होती है, हमें मालूम होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशन, क्या क्या चीज़ें फॉलो करेगी, ओबे करेगी आइडियल गैस, क्या नहीं करेगी नॉन आइडियल गैस. इसके अलावा हमने बात की कि आइडियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर अंडर विच कंडीशंस, किन कंडीशन में डेविएट करेगी. ठीक है, और डेविएट करने की क्या रीज़न होगी. गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, अगर एमसीक्यूज़ होता है गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ड्यू टू, ठीक है, वाई, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल. ठीक है, ड्यू टू देयर मास, ड्यू टू देयर डेंसिटी. ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए गैसेस डेविएट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड देयर volume is not negligible, and which when intermolecular forces become significant at low temperature पे significant intermolecular forces. अगर पूछा जाए gases deviate from ideal behavior under which conditions, low temperature and high pressure, high temperature and high pressure, low temperature and high pressure, और हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो इस किस्म के ऑप्शन बन सकते हैं. जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, विच वन बिहेव मोर आइडियल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. अब ये जो कंडीशन है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये डेविएशन की कंडीशन है. गैसेस डेविएट एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. अब ये कह रहे हैं विच वन बिहेव मोर आइडियल, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे बताना है कौन सी गैस ज़्यादा डेविएट करेगी, कौन सी कम. हमें मोर आइडियल, जो कि सबसे कम डेविएट करे, वो चूज़ करनी है. अब यहाँ पे आपने एक बात सिर्फ याद रखनी है, हमें नहीं मालूम कि वॉल्यूम कितना होगा, कितना निग्लेजिबल होगा. इस किस्म के क्वेश्चन में हमारे पास जो मेन फोकस होगा वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. वो गैस जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाती है या जिसमें हो सकती हैं, उसकी डेविएशन आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा होगी. हमने कहा आइडियल गैस इज़ द गैस विच डू नॉट कंटेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. हमने नॉन आइडियल के कंपैरिजन में ये बात की है, इसीलिए. ठीक है, आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती. नॉन आइडियल गैस में क्या चीज़ होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं. जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज़्यादा डेविएशन. तो हम इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देख लेते हैं. हमें मालूम है हाइड्रोजन नॉन पोलर, ठीक है, इसमें क्या होंगी, इंड्यूस्ड डाइपोल हो सकता है, डिस्पर्जन फोर्स होंगी. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है. ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसमें हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. NH3 अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो इसमें इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसमें डाइपोल इंटरेक्शन है. तो सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इसमें कहाँ पे मौजूद हैं, हाइड्रोजन में. दूसरी चीज़ है, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं. ठीक है, जिन मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी. जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, जितने कम इलेक्ट्रॉन्स उतनी कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन की हैं, तो सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेवियर हाइड्रोजन गैस का होना चाहिए. इट बिहेव मोर आइडियल. अब अगर मैं कहूँ विच वन इज़ मोर नॉन आइडियल या विच डेविएट मोर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो इनमें से सबसे ज़्यादा डेविएट आइडियल बिहेवियर से कौन सी गैस को करना चाहिए. अगर मैं यही क्वेश्चन का स्टेटमेंट बदल लेता हूँ कि विच वन मोर डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सबसे ज़्यादा डेविएशन उसकी होगी जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. एंड अमोनिया कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो NH3 डेविएट मोर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एज कंपेयर टू अदर 3. जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा गैसेस में कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि हमें मस्ट मालूम होनी चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि उसमें से कुछ भी MCQs में आ सकता है. जैसे कि हमें वैन डर वाल इक्वेशन का पता होना चाहिए. हमें ये मालूम होना चाहिए कि वैन डर वाल इक्वेशन इज़ फॉर रियल गैसेस.
वैन डर वाल इक्वेशन रियल गैस की इक्वेशन है। रियल गैस के लिए जो गैस इक्वेशन है हमारे पास वो वैन डर वाल इक्वेशन है। और जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT इज ओनली एप्लीकेबल टू आइडियल गैस। आइडियल गैस पे एप्लीकेबल है। अगर हम रियल गैस पे जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जनरल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। तो इसे हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन का नाम भी देते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि आइडियल गैस इक्वेशन इज अनदर नेम ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन का एक नेम आइडियल गैस इक्वेशन भी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। इसे हम यूनिवर्सल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, इसे हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये एप्लीकेबल है ओनली टू आइडियल गैसेस। फॉर रियल गैसेस वी हैव वैन डर वाल इक्वेशन। हमारे पास वैन डर वाल इक्वेशन है P + a n² / v² × v - nb इज इक्वल टू RT। इसे हम कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन और ये है हमारे पास प्रेशर करेक्शन। इसमें जो A है, A इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन और अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, और B जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और इनकम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा गैसेस में हमारे पास मौजूद है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब इसमें पार्शियल प्रेशर क्या है, हमें पार्शियल प्रेशर का मालूम होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन अ गैसियस मिक्सचर। पार्शियल प्रेशर हम कहते हैं किसी भी गैसियस मिक्सचर में इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को, किसी एक गैस का प्रेशर किसी भी गैसियस मिक्सचर में। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अगेन हमें मालूम होना चाहिए। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स एंड डाल्टन लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर। ठीक है, हमें ये बात भी जहन में रखनी है कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर। इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, मैंने एक पास्ट पेपर में देखा है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल टू, नीचे 4 डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस दिए हुए हैं, उसमें N2 + H2 मौजूद है, N2 + H2 ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद H2 + HE है मौजूद है। इसी तरह जो है वो 2 और गैसियस मिक्सचर हैं, 2 पेयर दिए हुए हैं। अब हमें ये मालूम है नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया, तो इस पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट हमें मालूम होना चाहिए कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ each gas, total pressure of gaseous mixture is equal to sum of individual pressure of each gas present in a reaction mixture, and it is only applicable to non-reacting गैसियस मिक्सचर। सिर्फ ऐसे गैसियस मिक्सचर पे एप्लीकेबल है जो कि नॉन रिएक्टिंग गैसेज हों। अगर गैस रिएक्ट करेगी तो उस पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो नए प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें जनरल रिप्रेजेंटेशन मालूम है, PT इज इक्वल टू PA + PB + PC वट जो भी हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर होगा। अब यहाँ पे हम P की जगह जनरल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT है तो P इज इक्वल टू nRT/V सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। उससे हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जी स्टूडेंट्स, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमारे पास एक और इक्वेशन जो कि हम उससे ड्राइव करते हैं, आपने जस्ट याद रखती है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। ये एक्सप्रेशन भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है, X जिसे हम मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। जिस भी गैस की मोल फ्रैक्शन मालूम करनी है उसके मोल डिवाइड कर दें किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में, NT से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और आज ही हमने बात की थी डिस्कशन में भी, अगेन एक मरतबा मैं यहाँ पे दोबारा बताऊँगा कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू sum of mole fractions of all components is equal to unity. Sum of mole fraction of all component in a mixture is equal to unity। ये unity के बराबर होगा। हमने इसकी एक एग्जाम्पल भी ली थी कि अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं,
ठीक है, हम उसकी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें और उसको ऐड करें तो हमारे पास 0.999 समथिंग आएगा। इसका मतलब है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। इसके अलावा हमें गैसेस में से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मज़ीद मालूम होने चाहिए, जैसे कि हमें मालूम होना चाहिए डिफ्यूजन क्या है, ठीक है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन, इफ्यूजन की डेफिनेशन, ठीक है। डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन एंड इट इज़ स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, spontaneous movement of gas molecules from area of low concentration towards the area of from area of high concentration towards the area of lower concentration. And effusion is escape of molecules one by one या one after another, ठीक है, from a small pore. उसके बाद हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन का पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका फास्ट होगा और किसके लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा। स्पीड ऑफ डिफ्यूजन फास्ट या स्लो हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज़ की पॉसिबिलिटी होती है कि 3-4 गैसेस दी हुई हैं, विच वन डिफ्यूज़ रैपिडली। अगर आपके पास क्वेश्चन है विच गैस डिफ्यूजेज मोर फास्टर और रैपिडली देन अदर, और उसके बाद मैं 4 गैसेस दे देता हूँ, मेरे पास है H2, ठीक है, N2, O2 एंड HE, ये गैसेस है मेरे पास, विच डिफ्यूज मोर फास्टर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली मोलर मैस, वो गैस जो कि लाइटर होगी, इट डिफ्यूजेज मोर फास्टर, जिसका मैस कम होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा, वो फास्ट मूव करेगी। जिसका मोलर मैस ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसकी डेंसिटी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। हमें मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम एंड गैस ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, हमें मालूम है गैस सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, इक्वल अमाउंट, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जो गैस का मैस ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और मोर डेंस गैस जो होगी वो स्लो मूव करेगी, उसकी डिफ्यूजन स्लो होगी। तो हम अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मोलर मैस, द लाइटर गैस डिफ्यूजेज मोर फास्टर, हैवियर गैस डिफ्यूजेज स्लो। जिसका मैस इनमें से सबसे कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन 32, नाइट्रोजन 28, 4 एंड 2। तो हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेज मोर फास्टर, और यहाँ पे हमारे जहन में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी होना चाहिए, और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग हमें उसका रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और हम कहते हैं इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मैस, ठीक है। यही हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। और R1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 ओवर D1, और इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट M2 ओवर M1, ये मोलर मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें गैसेस में से मालूम होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, तो गैशियस स्टेट के बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है लिक्विड्स का। तो हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट, हमने लिक्विड स्टेट की कॉमन बेसिक डेफिनेशन और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की थी एट द बिगिनिंग ऑफ गैशियस स्टेट, ठीक है। हमने कहा था लिक्विड इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विद इनडेफिनाइट वॉल्यूम, इनडेफिनाइट शेप बट डेफिनाइट वॉल्यूम। इसकी शेप जो है वो इनडेफिनाइट है, इट्स अटेन द शेप ऑफ कंटेनर, बट वॉल्यूम इज़ डेफिनाइट, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। उसके अलावा हमने बात की थी लिक्विड कंटेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्गर देन गैसेज एंड वीकर देन सॉलिड्स। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर ऑल्सो इंटरमीडिएट बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। गैसेस से ज़्यादा होती हैं लेकिन सॉलिड से वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं लिक्विड्स में। अब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की जब हम बात करेंगे तो हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की 2 टाइप्स हैं, उनका मालूम होना चाहिए मस्ट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को हम टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं बिटवीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम
पहले मॉलिक्यूल के बेस पे बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस की हमारे पास दो टाइप हैं, दूसरी को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। तो हमें इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिफरेंस पता होना चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर विद इन द मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो ये एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हम कहते हैं अगर एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, उसी मॉलिक्यूल में मौजूद दूसरे एटम के साथ कोई अट्रैक्टिव फोर्स बनाए, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा तो इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं कहेंगे, बल्कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है विद इन द मॉलिक्यूल। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब है विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उसके अपने एटम्स के दरमियान जो फोर्स होगी उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है हमारे पास, हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स और किस किस्म के मॉलिक्यूल में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि हमने पहले भी एक आध क्वेश्चन की बात की और इस किस्म के क्वेश्चन पेपर्स में मौजूद होते हैं कि दिस टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल, विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, या द डाइपोल फोर्स इज प्रेजेंट अमंग विच मॉलिक्यूल, नीचे 4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस किस्म के मॉलिक्यूल में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइपोल फोर्स की। ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। डाइपोल इसका नाम बता रहा है एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक HCl। ठीक है, अगर HCl दूसरे HCl के साथ या किसी और मॉलिक्यूल के साथ जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है इंटरेक्ट करेगा तो ऐसी फोर्स डाइपोल फोर्स होगी। दूसरी हमारे पास हो सकती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल पोलर विद नॉन पोलर। अगर एक पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बनाएगा तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होगा, एक पोलर मॉलिक्यूल जब नॉन पोलर को अप्रोच करेगा तो इट मेक इट पोलर फॉर अ फ्यू इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इस किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल हो सकता है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल प्योरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होगा, जो कि एक दूसरे के करीब आने की वजह से फ्यू इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए पोलर होंगे और एक दूसरे को के साथ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास हीलियम है, नियोन है, आर्गॉन है, नोबल गैसेस, हाइड्रोजन, इनमें क्या होंगे Cl2 Br2। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल होंगे इसमें। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हमारे पास हमेशा सिर्फ फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन
व्हेन अट्रैक्टेड बाय लॉन पेयर ऑफ फ्लोरीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमें अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड का मालूम होना चाहिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन की होगी, बिकॉज इट फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके पास 2 अनशेयर्ड पेयर हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, एंड फ्लोरीन ऑल्सो फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन 1 बनाता है, फ्लोरीन 1 बनाता है, जबकि वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जी स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात और ऐड करते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इज ऑल्सो कॉल्ड डिबाई फोर्सेस। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का दूसरा नाम डिबाई फोर्सेस है, ठीक है। इसी तरह जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल वगैरह हैं जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में थे, ठीक है, इन्हें हम डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम 2016 और मेरे ख्याल में 2018 में भी ये रिपीट हुआ है। 2 पेपर्स में ये मौजूद है। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। MD-CAT UHS के 2 पेपर्स में आया हुआ है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर ओनली प्रेजेंट अमंग, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें से कह रहे हैं किस में सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्स है, तो हम देखेंगे किस बेस पे हमने 3-4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात की है। हम देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस किस में मौजूद हैं और हम डिसाइड कर लेंगे। देखें, सबसे पहला ऑप्शन है वाटर। हमें मालूम है इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। HCl पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल डाइपोल बनाएगा, ठीक है, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स है। सॉलिड Cl2 में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, सॉलिड Cl2 में डिस्पर्जन फोर्स नहीं होगी। उसके बाद है हमारे पास हीलियम, ये सॉलिड है, क्लोरीन गैस इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल देता है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड Cl2 है, जबकि हीलियम नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें क्या होंगी, इसमें वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी गैशियस स्टेट में, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए हीलियम। तो हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनकी टाइप्स हमें मालूम होनी चाहिए कि कौन सी टाइप किस मॉलिक्यूल में मौजूद होती है, और हमें ये भी मालूम होना चाहिए विच वन इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, विच वन इज़ वीक। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से किसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो हमें ये मालूम है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उसका सबसे हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ठीक है।